वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे प्रोनाउंसिएशन से। आज हम वो वर्ड्स पढ़ेंगे जो WR से स्टार्ट होते हैं। जो शब्द अक्सर WR से स्टार्ट होते हैं उनमें हम W को नहीं प्रोनाउंस करते। कुछ वर्ड्स तो स्टूडेंट्स आपको आते ही हैं, जैसे कि गलत की इंग्लिश रॉन्ग, WRONG, लिखने की इंग्लिश राइट, WRITE। काफी शब्द हैं, जैसे रेसलिंग आ गया, रॉन्ग आ गया, राइटिंग आ गया, आपको आते हैं। पर आज हम वो वर्ड्स पढ़ेंगे जो स्टूडेंट्स को कम आते हैं और उन्हें आने चाहिए। जैसे कि हमारा आज का फर्स्ट वर्ड है, स्टूडेंट्स नोट कर लें, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो WR से स्टार्ट होगा और वो शब्द है स्टूडेंट्स रैक, WRECK, रैक, WRECK। सो रैक का मतलब क्या होता है, नोट कर लीजिए। आसान भाषा में इसे हम कह सकते हैं नष्ट करना, नष्ट करना। पर यह तो रट्टा होगा अगर हम सिर्फ इतना सीख लेंगे कि इसका मतलब है नष्ट करना। हमेशा एग्जाम्पल्स लाजमी कीजिए स्टूडेंट्स। तो आप स्टूडेंट करें इसकी एग्जाम्पल, लिखिए एक सेंटेंस। मान लीजिए हमने कहना हो द ब्लास्ट, द ब्लास्ट मीन्स धमाका, मीन्स बॉम्ब ब्लास्ट, कुछ भी हो सकता है। द ब्लास्ट रैक्ड, WRECKED, रैक मीन्स नष्ट करना, बर्बाद कर देना, तबाह कर देना। द ब्लास्ट रैक्ड, ब्लास्ट ने तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया। 10 हाउसेस, 10 घरों को धमाके ने रैक कर दिया स्टूडेंट्स, तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया। अब आपको थोड़ी सी इसकी समझ और बढ़ गई होगी। आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, RUIN, रुइन। रुइन का मतलब होता है स्टूडेंट्स तबाह कर देना, नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। ये उसी का ही सिनोनिम है। रुइन की सेकंड फॉर्म होती है रुइंड। द ब्लास्ट रैक्ड 10 हाउसेस। तो एक और लिख लेते हैं सेंटेंस, हमारी प्रैक्टिस होगी स्टूडेंट्स। लिख लीजिए, द कार वॉज, ये पैसिव बना रहे हैं सेंटेंस। द कार वॉज wrecked इन द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में कार वॉज wrecked। एक्सीडेंट में अगर कोई व्हीकल wrecked हो जाए, इट मींस ओ माय गॉड, वो बुरी तरह से नष्ट हो जाता है। हम समझते हैं जब एक्सीडेंट होता है तो कितनी बुरी तरह से वो व्हीकल नष्ट हो जाता है, मींस बहुत बुरी तरह से वो बिखर जाता है, टूट जाता है। तो उससे हम बोलते हैं द कार वॉज wrecked इन द एक्सीडेंट। अब आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज WRINKLE, रिंकल। रिंकल का मतलब झुर्री बोल देते हैं स्टूडेंट्स। प्लूरल आएगा रिंकल्स। रिंकल्स मींस झुर्रियां। हम अक्सर बोलते हैं यार उसके चेहरे पर बहुत झुर्रियां हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? आओ लिखें, देयर आर, इसे देर नहीं कहना, इसे कहना है देयर। देयर आर मैनी रिंकल्स। सो इसमें हम W को नहीं प्रोनाउंस करेंगे। देयर आर मैनी रिंकल्स ऑन हिज फेस। सो हम जानते हैं स्टूडेंट्स, ओल्ड एज के कारण रिंकल्स अक्सर आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज और, इससे ना एक शब्द बड़ा अच्छा बनता है, स्पोकन इंग्लिश में आप इसे यूज कर सकते हैं, और वो है रिंकली। जिस चीज पर, फेस पर, स्किन पर कहीं भी रिंकल्स हो, उस चीज को हम रिंकली बोलते हैं स्टूडेंट्स, रिंकली। मान लीजिए हमने कहना हो हिज फेस इज रिंकली। हिज फेस इज रिंकली का मतलब उसके फेस पर काफी रिंकल्स हैं, रिंकल से भरा हुआ फेस है। Oh, he has a wrinkly face. अच्छा, एक यहां मैं और सिखा दूं, हालांकि वो WR से रिलेटेड नहीं, वो है पिंपली। जिसके फेस पर या स्किन पर या कहीं भी पिंपल्स बहुत हो, उसे हम पिंपली बोलते हैं। किसी को कहना मत, अच्छा नहीं लगता, बट याद रखें पिंपली वर्ड। मान लीजिए हमने कहना हो शी हैज अ पिंपली फेस। शी हैज अ पिंपली फेस मींस उसके फेस पर काफी पिंपल्स हैं। सो पिंपल से वर्ड बन गया पिंपली, और रिंकल से कौन सा वर्ड बन गया स्टूडेंट्स?
wrinkly. Next is WRING, ring. रिंग का मतलब लिख लीजिए स्टूडेंट्स, निचोड़ना। जैसे कपड़े वगैरह हम निचोड़ते हैं, तो निचोड़ने की इंग्लिश क्या कहेंगे आज के बाद? रिंग। लेकिन इसकी जो वर्ब की फॉर्म्स है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। रिंग की सेकंड फॉर्म होती है रंग, और थर्ड भी होती है रंग। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है स्टूडेंट्स कि जो शब्द होता है ना, जिसका मतलब होता है घंटी बजना, RING, रिंग, उसकी सेकंड फॉर्म होती है रैंग और थर्ड फॉर्म होती है रंग। और ये कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं शब्द। तो बहुत से लोगों को यह लगता है कि इसी प्रकार रिंग की फॉर्म्स भी होगी, रैंग, रंग, लेकिन नहीं। रिंग की सेकंड फॉर्म रंग और थर्ड फॉर्म भी रंग। और जब हम कपड़े वगैरह निचोड़कर पानी को बाहर निकालते हैं, तो रिंग के साथ आप अक्सर आउट लगा देखेंगे स्टूडेंट्स, रिंग आउट। सो आउट ऑप्शनल है, आप लिख भी सकते हैं, लेकिन आउट काफी चलता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लीजिए हमने कहना हो उसने कपड़े निचोड़े, तो हम क्या कहेंगे? ही रंग आउट, ही रंग आउट द क्लोथ्स। मैंने शर्ट को निचोड़ दिया, आई रंग आउट। रंग आउट मीन्स ऐसे कर कर उसका पानी बाहर निकाल दिया और उसे निचोड़ दिया। आई रंग आउट कोई भी चीज, द क्लोथ्स, मैंने तौलिया निचोड़ दिया। आई रंग आउट द टॉल, उसने शर्ट निचोड़ दी। शी या ही रंग आउट द शर्ट, शर्ट, टॉल, जो भी है, उससे हम क्या कहेंगे? रिंग कहेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वर्ड इज wrangle, WRANGLE। इससे वर्ड बनता है रैंगलर। सुना होगा आपने, एक ब्रांड भी है। तो रैंगल का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? देखें, रैंगल के दो मतलब हैं, एक हम करेंगे नाउन के तौर पर और एक हम करेंगे वर्ब के तौर पर। रैंगल का आसान भाषा में मतलब लिख लीजिए लड़ाई। जी हां, लड़ाई अक्सर जो काफी लंबे समय तक चलती है उससे हम रैंगल बोलते हैं। एग्जाम्पल हम करेंगे। और वर्ब के तौर पर क्लियर है स्टूडेंट्स, लड़ाई करना। लड़ना मींस, इसका मतलब है लड़ना। आओ एग्जाम्पल्स करें। लड़ाई, ये ना एक्सप्रेशन हम लीगल रैंगल से बनाएंगे। एक एक्सप्रेशन लीगल रैंगल, कानूनी लड़ाई, काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स, इससे आपको याद रह जाएगा ये शब्द, लीगल रैंगल। कानूनी लड़ाई को हम और भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लीगल रैंगल। आओ एक सेंटेंस बनाएं। मान लीजिए हमने कहना हो, आई डोंट वॉन्ट टू, मैं नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू बी इन्वॉल्व, मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, शामिल नहीं होना चाहता, मतलब मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। किस चीज में? इन द लीगल रैंगल। तो अब इसे समझते हैं स्टूडेंट्स, रैंगल वर्ड आपको याद रह जाएगा, मैं इस कानूनी लड़ाई में नहीं पढ़ना चाहता। मान लीजिए हमने कहना हो, यार मैं चाहता हूं हमारा समझौता हो जाए, बड़े दोस्ताना रूप से हो जाए, मतलब फ्रेंडली रूप से हमारा समझौता हो जाए, मैं इस कानूनी लड़ाई में नहीं पढ़ना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू बी इन्वॉल्व इन दिस, इन द लीगल रैंगल। सो अब आपको समझ में आ गया, रैंगल मींस लड़ाई। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं इसे वर्ब के तौर पर यूज करते हैं। रैंगल मींस लड़ना। आओ लिखें एक सेंटेंस। मान लीजिए हमने कहना हो, दे आर रैंगलिंग, वे लड़ रहे हैं। दे आर रैंगलिंग, दे आर रैंगलिंग विद ईच अदर, वो आपस में लड़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज यहां और सिखला दूं स्टूडेंट्स, अगर तो दो लोग हैं, दो जने हैं, तो हम ईच अदर कहते हैं। अगर दो से ज्यादा हैं तो हम कहते हैं वन एनदर। सो ये ग्रामर का पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईच अदर हम कहते हैं दो के बीच, और वन अनदर हम कहते हैं दो से ज्यादा। अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, देखें। दे आर रैंगलिंग विद ईच अदर या वन अदर, डिपेंड करता है। चलो आगे ये लिख लेते हैं, ओवर द बिल्स, बिल्स को लेकर वो लड़ रहे हैं। सो इसमें क्या होता है, नॉइजी आर्गुमेंट्स होते हैं। नॉइजी आर्गुमेंट समझ गए? ऊंची ऊंची बोलते हैं, नहीं तुमने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, ये किया, वो किया। और ये जो बहस है, लड़ाई है, थोड़ी लंबी चलती है, तो उसे हम बोल देते हैं रैंगल। दे आर रैंगलिंग। रैंगलर कौन हो गए? रैंगलर्स, लड़ाई करने वाले।
सो ये था हमारा शब्द कौन सा स्टूडेंट्स, रैंगल। रैंगल से आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, एक और शब्द। आज हम WR वाले वर्ड्स पढ़ रहे हैं जिनमें हम W को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। रेंच, WRENCH, रेंच। रेंच लिख लीजिए। हमें पता है, आप फोटो में देख सकते हैं, नट बोल्ट कसने वाला जो उपकरण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेंच, ना के वरेंच। WRENCH। ओके, नेक्स्ट इज, अगला है स्टूडेंट्स wretched, WRETCHED। अब इसकी हम काफी करेंगे एग्जांपल्स, ध्यान दे स्टूडेंट्स इधर। wretched लिख लीजिए। wretched को आसान भाषा में हम कह सकते हैं दुखी। एक तो ये लिख लीजिए दुखी, और ये भी लिख लीजिए दुखी और बदनसीब। जो आदमी बदनसीब है और दुखी है, किस्मत उसके साथ नहीं है, किस्मत के कारण दुखी है, वो wretched बोलते हैं हम उसे। चलो एग्जांपल्स पर चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेंटेंस है, दो तीन एग्जांपल्स लिख लेते हैं। लिखो, दीज पुअर पीपल, दीज पुअर पीपल, ये जो गरीब लोग हैं, मान लीजिए हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, भगवान करे गरीबी किसी पर ना आए। ये जो गरीब लोग हैं, दीज पुअर पीपल आर लिविंग, ये रह रहे हैं, आर लिविंग अ, अभी ये एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है। These poor people are living a wretched life. These poor people are living a wretched life. ये wretched और life, ये एक्सप्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ये गरीब लोग बहुत बदनसीबी वाली और दुखी जिंदगी जी रहे हैं। सो काफी चलता एक्सप्रेशन wretched life। wretched life बोलकर बताएं कौन सा वर्ड है, एक्सप्रेशन कौन सा है, wretched life। wretched life मैं इतनी बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब बोलकर बताएं कौन सा वर्ड है, wretched, और एक्सप्रेशन कौन सा है, a wretched life। और एग्जांपल लिख लेते हैं एक दो ताकि स्टूडेंट्स और क्लियर हो जाए। मान लीजिए हमने कहना हो यार, जू में ना, इन चिड़ियाघरों में क्या होता है, कई बार ना जानवरों को बहुत बुरी कंडीशंस में रखा जाता है। चलो लिखते हैं एक सेंटेंस, लिखो, एनिमल्स आर केप्ट, animals are kept in wretched conditions। so इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो ओरिजिनल शब्द है आपको याद रह जाएगा। wretched conditions का मतलब बुरी कंडीशंस, मतलब वही जानवरों को इन कंडीशंस में रखा जाता है जिनमें जानवरों को बहुत दुख होते हैं, बदनसीब हैं बेचारे, पिंजरों में, केजेस में होते हैं, ना इधर उधर जा सकते हैं, बहुत बहुत बदनसीब और दुखी होते हैं वो वहां पर। जैसे हम अक्सर बोल देते हैं कि यार विदेशी जेलों में ना, मान लीजिए हमने कहना हो यार वो ना पाकिस्तान की एक जेल में है एंड ही इज लिविंग अ wretched लाइफ, वो एक दुखी और बदनसीबी वाली जिंदगी जी रहा है वहां पर। ही इज लिविंग अ wretched लाइफ। अच्छा एक चीज और स्टूडेंट्स, ये जो शब्द है ना wretched, इसका एक मीनिंग और भी होता है और इससे डिफरेंट है, और वो है कमबख्त। जी मैं कोई फिल्म का डायलॉग नहीं बोल रहा, कमबख्त इश्क नहीं, कमबख्त की इंग्लिश wretched होती है। एग्जाम्पल तो देंगे भाई, नो प्रॉब्लम। wretched मींस कमबख्त, जब हम किसी चीज पर खिंच जाते हैं, हम अक्सर बोलते हैं, मान लीजिए हमने कहना हो कार के बारे, हमने कहना ओफो ये कमबख्त कार ने भी खराब होना था, ओफो ये कमबख्त एसी फिर खराब हो गया, ये कमबख्त कार फिर खराब हो गई। उस वक्त ये जो कमबख्त की इंग्लिश है ना, हम wretched बोल सकते हैं। आओ सेंटेंस लिखिए, मान लीजिए हमने कहना हो द wretched कार। wretched कार मींस, अब यहां इसका मतलब दुखी नहीं है, इसका मतलब है कमबख्त। किसी चीज को जब हम इरिटेट हो जाते हैं, तो हम खिंच जाते हैं, अनॉयड हो जाते हैं, तो हम अक्सर बोल देते हैं कमबख्त। तो किसी शब्द के पहले लिख देते हैं वर्ड। द wrecked car has again broken down, again broken down।
अगर किसी स्टूडेंट्स को नहीं पता, किसी स्टूडेंट को नहीं पता कि ये ब्रोकन डाउन क्यों लिखा है, तो नोट कर लें स्टूडेंट्स। असल में इंग्लिश में एक वर्ड होता है, एक्सप्रेशन होता है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब होना। तो आप शायद अपने मन में सोचेंगे जी ब्रेक का मतलब तो तोड़ना होता है, टूटना होता है, वो होता है। लेकिन अगर ब्रेक के साथ डाउन लग जाए, इट मींस क्या होता है? खराब होना। कोई मशीनरी वगैरह खराब होना, तो हम क्या कहेंगे? द रच्ड कार हैज अगेन broken down. Oh my God, this wretched air conditioner, this wretched AC has again broken down, has again out of order. Again, gone out of order means खराब होना भी होता है, out of order हो जाना. So wretched के दो मीनिंग आ गए स्टूडेंट्स, एक आ गया कमबख्त और दूसरा क्या था? दुखी और बदनसीब. इसे हम क्या कहेंगे? Rest. Next is WRATH. रात. रात बोलेंगे स्टूडेंट्स, रात. रात का मतलब लिख लीजिए बहुत ज्यादा गुस्सा. हां जी, अपनी नोटबुक पर लिख लें, बहुत ज्यादा गुस्सा. पहली बात तो क्या कहा मैंने? दोबारा बोले, रात. आप नहीं बोल रहे, हाँ बोले, शाबाश. रात, रथ नहीं. कई स्टूडेंट्स इसे रथ बोल देते हैं. रथ और चीज होती है. रथ की इंग्लिश में बता देता हूं, जैसे महाभारत रामायण में होते थे. रथ को इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट्स चैरियट. CHARIOT, चैरियट. चैरियट का मतलब है रथ. यार मैंने एक पुराना रथ देखा वहां पर. ओ आई सॉ एन ओल्ड चैरियट देयर. चैरियट, चैरियट, चैरियट. मैं आपको याद करवा देता हूं. चैरियट, मेरे साथ बोले, चैरियट, चैरियट. हां जी, चैरियट मींस रथ. यह है रात. रात का मतलब क्या था? बहुत ज्यादा गुस्सा. बहुत ज्यादा गुस्से को हम क्या बोल देते हैं? रात. सो आज हमारा थीम है स्टूडेंट्स WR वाले. हम शब्द पढ़ रहे हैं जिनमें हम W को नहीं बोलेंगे. इसका कोई सेंटेंस जरूर करेंगे जी. मान लीजिए हमने सेंटेंस बनाना हो, ही लेफ्ट होम. ओ घर छोड़कर चला गया, घर से चला गया. ही लेफ्ट होम. देखते जाएं क्या लिख रहा हूं आगे. टू एस्केप. एस्केप का मतलब होता है बचने के लिए. टू एस्केप हिज फादर्स रॉथ. पिताजी बहुत गुस्से थे. पिताजी के गुस्से से बचने के लिए वो भाग गया, मतलब चला गया घर से. होता है कई बार घरों में. ही लेफ्ट होम टू एस्केप हिज फादर्स रॉथ. सो अभी तक ज्यादातर स्टूडेंट्स को यह था कि गुस्से के लिए हम एंगर वर्ड यूज करते हैं, ANGER. वो भी ठीक है, पर बहुत गुस्से के लिए ये बहुत आता है, रात. न्यूज़पेपर्स में मिलेगा. रात मींस बहुत ज्यादा गुस्सा. अच्छा, ये एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स, इसकी एक और एग्जांपल बता देता हूं. आपको ये नेचर के साथ काफी लगा मिलेगा एक्सप्रेशन, जैसे राथ ऑफ नेचर. गॉड के साथ भी लगा मिलेगा, राथ ऑफ गॉड. राथ ऑफ नेचर मींस कुदरत का गुस्सा. जब कुदरत का गुस्सा आता है ना स्टूडेंट्स, कह देते हैं लोग, तो अक्सर क्या जाता है कि कुदरत अपना गुस्सा निकालती है बाढ़ के रूप में, सुनामीज के रूप में, कोरोना वायरस के रूप में, वगैरह वगैरह. ठीक है. सो चलो, ये तो बात हुई. राथ ऑफ नेचर, राथ ऑफ गॉड. आज के बाद आपको आएगा, अगर कोई बोल देना राथ, आपके कानों में चला. राथ मींस आपने समझ लेना, राथ मींस क्या होता है? बहुत ज्यादा गुस्सा. आगे चलते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट वर्ड इज रेस्ट. GREST नहीं, हम लिखने जा रहे हैं रेस्ट, WREST. जो REST होता है उसका मतलब है आराम, लेकिन इसमें W को हम नहीं बोलेंगे. ये है रेस्ट. क्या मतलब? बताएं, शाबाश जी. मैं बता देता हूं, इसका मतलब है जबरदस्ती छीनना. लिख लीजिए, किसी से हमने कुछ जबरदस्ती छीनना हो तो उसे हम रेस्ट बोल देते हैं. रेस्ट मींस जबरदस्ती छीनना. आओ एग्जाम्पल लिखें, तो लिख लीजिए जबरदस्ती छीनना. जैसे हमने कहना हो ही रेस्टेड. ही रेस्टेड मींस उसने जबरदस्ती छीन लिया. क्या चीज? आगे हम वो चीज लिख देंगे. ही रेस्टेड द नाइफ. उसने नाइफ को जबरदस्ती छीन लिया. फ्रॉम माई हैंड, मेरे हाथ से. सो फिल्मों भी होता है स्टूडेंट्स, गन वगैरह होती है
क्या करते हैं, एक दूसरे से जबरदस्ती छीन लेते हैं, फिर गोली चला देते हैं। तो जबरदस्ती छीनने की इंग्लिश में मानता हूं आपको आती है, जैसे स्नैच वर्ड आपने सुना होगा, स्नैच, वो भी ठीक है। ग्रैब का मतलब भी होता है छीनना, ठीक है, लेकिन अपनी वोकैबुलरी में ये नोट कर लीजिए, रेस्ट। अच्छा, एक एक्सप्रेशन भी होता है रेस्ट से, काफी पॉपुलर है, वो है रेस्ट कंट्रोल। कंट्रोल को जबरदस्ती अपने पास करना, उससे हम रेस्ट कंट्रोल बोल देते हैं। ये नोट कर लीजिए, रेस्ट शब्द आपको कंट्रोल के साथ काफी लगा मिलेगा। जैसे कि एक एग्जांपल लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, हम लिख लीजिए, ही वॉज ट्राइंग टू, वह कोशिश कर रहा था किस चीज की, रेस्ट कंट्रोल। ही वॉज ट्राइंग टू रेस्ट कंट्रोल ऑफ माई कंपनी, वह मेरी कंपनी का कंट्रोल हासिल करने की, छीनने की कोशिश कर रहा था। सो आसान भाषा में हम कह सकते हैं रेस्ट कंट्रोल ऑफ माई कंपनी मीन्स, रेस्ट कंट्रोल मीन्स कंट्रोल छीनना किसी का। सो अब आपको यह शब्द समझ में आ गया, तो बोलकर बताएं, रेस्ट मीन्स जबरदस्ती छीनना। नेक्स्ट वर्ड इज रिट, WRIT, रिट। इसे हम कह सकते हैं मुकदमा। सो स्टूडेंट्स, लीगल टर्म्स है, हम और लेक्चर्स में भी पढ़ेंगे, एक बार इसे लिख लीजिए, मुकदमा। रिट मीन्स मुकदमा। अब हम इस इडियम पर टाइम लगाने जा रहे हैं, ये है रिट लार्ज। इसका मुकदमे से कोई लेना देना नहीं। रिट लार्ज का मतलब क्या होता है, आओ एग्जांपल देखिए, फिर बताना है इसका मतलब क्या था। मान लीजिए हमने कहना हो मिसट्रस्ट, बेविश्वासी, जिसे हम मिसट्रस्ट बोल देते हैं। मिसट्रस्ट वॉज writ large, mistrust was writ large on his face। अब बताएं इसका क्या मतलब है। mistrust was writ large on his face, सिखा देते हैं। जो चीज, अगर कोई फीलिंग किसी के चेहरे पर, अगर कोई चीज किसी के चेहरे पर writ large है, इसका मतलब वो साफ झलकती है, साफ देखी जा सकती है। हम साफ झलकती है बोल देते हैं। जैसे हमने कहना हो बेविश्वासी, उसके चेहरे पर साफ झलकती थी। ओह, मिसट्रस्ट वाज रिट लार्ज ऑन हिज फेस। और एग्जांपल्स लेते हैं, हमने कहना हो यह टेंशन, उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है, साफ झलक रही है। कई इंग्लिश बना सकते हैं, हम ये कहेंगे अब इसके हिसाब से, टेंशन इज writ large। क्या कहा बोलो, टेंशन इज writ large on his face। यार उसके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही है। ओह, sadness is SADNESS, sadness is writ large on his face। your face, my face, his face, कुछ भी आ सकता है। आई थिंक क्लियर। हमने कहना उसके चेहरे पर खुशी साफ झलकती थी। Oh, happiness was writ large on his face। Happiness was writ large on his face। तो स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया ये? एक बार खुद बोलकर बताएं ये एक्सप्रेशन कौन सा, बोलो। Mistrust was writ large on his face। ठीक है, मैं आपको याद करवा देता हूं। writ large, मेरे साथ 3 बार बोलिए, writ large, writ large, और writ large on the face, writ large on the face, writ large on the face। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हमारी आज की स्ट्रक्चर की तरफ, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं वुड को। वुड के काफी यूजेस हैं, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वुड का फर्स्ट यूज। हर रोज हम एक एक यूज पढ़ेंगे, और हमारे मेन सारे यूजेस वुड के कवर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो बड़ा आसान सा यूज है, लेकिन इंपॉर्टेंट। देखिए हमारे पास सेंटेंस क्या है, क्या आप मुझे पानी का एक गिलास देंगे। अगर आपसे कोई कहे इसकी ट्रांसलेशन करें, तो अगर हम टेंस के हिसाब से देखें स्टूडेंट्स, देंगे, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। हमें सिखाया जाता है कि अगर किसी टेंस में निशानी आ जाए गा गेगी, ये काम करोगे, तो वो कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जी बिल्कुल ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, विल, शैल। अब देखते जाएं, बाद में वुड पर आएंगे, विल, शैल।
तो एक तो इसकी इंग्लिश ये बन जाएगी स्टूडेंट्स, क्या मुझे पानी का ग्लास देंगे? विल यू गिव मी, ओके, क्या लिखा है? विल यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, विल यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे पानी का ग्लास देंगे? पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन, इंटेरोगेशन नहीं कहना, इंट्रोगेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। पर आप याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने किसी से पोलाइटनेस से, निम्रता से कुछ मांगना हो, कुछ पूछना हो, पोलाइटली, क्या कहा मैंने? पोलाइटली, मैं लिख भी देता हूं, पोलाइटली। पोलाइटली मीन्स निम्रता से, मतलब पोलाइटनेस से कुछ मांगना हो, पूछना हो, तो हम विल की बजाय वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। विल की, ये गलत नहीं है, मैंने वैसे क्रॉस किया है, हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। विल और वुड में यही फर्क है स्टूडेंट्स, इन दोनों की हिंदी वही है। विल में पोलाइटनेस नहीं है, लेकिन वुड में पोलाइटनेस है। अगर हम किसी से बात करते हैं, उससे कुछ पूछते हैं, कुछ मांगते हैं, अगर उससे यह दर्शाना है कि हम पोलाइटली मांग रहे हैं, पोलाइटली मांग रहे हैं, तो हमें वुड का इस्तेमाल करना चाहिए स्टूडेंट्स। किस चीज का इस्तेमाल करना चाहिए? वुड का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सेंटेंस बनाए, वुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अच्छा, आप चाहें, एक तो गिव मी की शॉर्ट फॉर्म होती है स्पोकन इंग्लिश में गिमी, सो गिमी इंग्लिश का वर्ड है, हम गिमी कह सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, आप चाहें तो लास्ट में स्टूडेंट्स प्लीज शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो हम ज्यादातर लास्ट में इसलिए करते हैं, कई बार ना जो पहला शब्द हम प्लीज बोल देते हैं तो वो सुनने वाले को कई बार समझ में नहीं आता, लास्ट में कई बात उसे समझ में आ जाती है, क्योंकि जब हम बोलना स्टार्ट करते हैं तो कई बार पहला शब्द सुनने वाले को समझ में नहीं आता, तो इसलिए कई लास्ट में हम प्लीज का इस्तेमाल करते हैं अक्सर। सो और पोलाइटनेस बढ़ाने के लिए वुड तो आ ही गया, पर हम बाद में प्लीज का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। सो याद रखेंगे, अच्छा सेंटेंस है, क्या बन गया? वुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। एक तो वुड कह दिया, ऊपर से प्लीज कह दिया, तो यार आदमी को तो देना चाहिए, ठीक है। तो अब हम और सेंटेंसेस पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जिनमें हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। वुड हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? पोलाइटनेस के लिए। पोलाइटनेस, जब हम पोलाइटनेस से कुछ मांगना हो, हमने कहना हो क्या आप मुझे साइड देंगे, तो हम सीधे एग्जांपल लिखते हैं, विल भी कह सकते हैं। अगर आपने पोलाइटली मांगनी हो तो आप कहेंगे वुड यू गिव मी साइड। और चाहे, रूल नहीं है, चाहे तो आप लास्ट में साइड के बाद में प्लीज शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। वुड यू गिव मी साइड प्लीज, वुड यू गिव मी साइड प्लीज। क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे? आओ लिखें, वुड यू डू मी, एहसान करने की इंग्लिश डू मी अ फेवर कहेंगे मुझ पर। वुड यू डू मी अ फेवर प्लीज। प्लीज मैं कह रहा हूं, जरूरी नहीं लिखना, पर और पोलाइटनेस के लिए हम बोल देते हैं वुड यू डू मी अ फेवर प्लीज। डू अ फेवर का मतलब एक फेवर करना, वुड यू डू मी अ फेवर। अच्छा, मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं, नमक काफी दूर पड़ा है वहां पर, हमने किसी को कहना हो क्या आप मुझे नमक पकड़ाएंगे, इधर पास करेंगे, तो हम क्या कहेंगे? वुड यू पास सॉल्ट टू मी प्लीज कह सकते हैं साथ में। सो विल भी ठीक है, वुड भी ठीक है, पर वुड हम पोलाइटनेस के संदर्भ में लिखेंगे। जब हमने पोलाइटली कुछ मांगना हो तो हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स? वुड। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की तरफ, और वो है स्पोकन इंग्लिश के कुछ वर्ड्स। आज हम वो वर्ड्स पढ़ेंगे जो आउट से स्टार्ट होते हैं। जी हां, आउट से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारा पहला शब्द है आउट प्ले। प्ले का मतलब खेलना, आउट प्ले का क्या मतलब हुआ जी? नोट कर लीजिए, किसी दूसरे से अच्छा खेलना हो तो हम आउट प्ले कहेंगे।
किसी शब्द के आगे, किसी वर्ब के आगे आउट लग जाए, इट मींस दूसरे से ज्यादा। आउट प्ले मींस दूसरे से ज्यादा अच्छा खेलना। मान लीजिए हमने कहना हो भारत ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा अच्छा खेला, एक तो हम कहेंगे इंडिया प्लेड बेटर देन ऑस्ट्रेलिया। इंडिया प्लेड बेटर देन ऑस्ट्रेलिया, भारत ऑस्ट्रेलिया से अच्छा खेला। बिल्कुल ठीक है जी। आप चाहें तो आप प्ले शब्द को काट सकते हैं, बेटर लिखने की जरूरत नहीं, देन लिखने की जरूरत नहीं। इन तीनों की बजाय आप आउट प्ले का जिक्र कर सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं इंडिया आउटप्लेड, इंडिया आउटप्लेड। अगर आउट कह दिया आपने, आउटप्लेड एक साथ है, कोई स्पेस नहीं डालनी, तो देन नहीं कभी भी लिखना, क्योंकि आउटप्ले का मतलब ही क्या है, किसी दूसरे से ज्यादा। इंडिया आउटप्लेड ऑस्ट्रेलिया, भारत ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा अच्छा खेला। इंडिया आउटप्लेड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट वर्ड क्या है स्टूडेंट्स? आउट परफॉर्म। आउट परफॉर्म, आप बताएं क्या होगा? किसी दूसरे से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देनी, उसे हम क्या कहेंगे? आउट परफॉर्म। मान लीजिए हमने कहना हो इंडिया आउट परफॉर्म्ड इंग्लैंड, इट मींस भारत ने इंग्लैंड से, हिंदी में हम इंग्लैंड बोल देते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश हम इंग्लैंड बोलते हैं। भारत ने इंग्लैंड से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी। आउट परफॉर्म मींस दूसरे से अच्छा परफॉर्म करना। ओके स्टूडेंट्स, आगे आए। नेक्स्ट लिखते हैं हम आउटशाइन। शाइन का मतलब चमकना, किसी दूसरे से ज्यादा चमकना। चमकने का मतलब ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देनी। मान लीजिए हमने कहना हो गर्ल्स आउटशोन। आउटशाइन की सेकंड फॉर्म क्या आ गई स्टूडेंट्स? आउटशोन आ गई। गर्ल्स आउटशोन बॉयज इन एग्जाम्स, मतलब पेपरों में लड़कियां लड़कों से ज्यादा चमकी, मतलब उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी थी लड़कों के मुकाबले। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, अगला शब्द है हमारे पास आउटडू। ये भी क्लियर है स्टूडेंट्स? ये भी क्लियर है। आउटडू, दूसरे से ज्यादा अच्छा काम करना। डू मींस कोई काम करना। मान लीजिए हमने कहना हो ही आउटडिड यू, डू की सेकंड फॉर्म डिड। ही आउटडिड यू मींस उसने आपसे अच्छा काम किया। किसी भी चीज में हम कह सकते हैं ही आउटडिड यू। चलो आगे आ जाए स्टूडेंट्स। आउट मैच लिख लेते हैं हम, वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। अगर एक चीज दूसरी चीज को आउट मैच करती है, इट मींस वो उससे ज्यादा आगे निकल जाती है परफॉर्मेंस में, किसी भी चीज में हम कह सकते हैं। मान लीजिए हमने कहना हो कोई भी सेंटेंस लिख लेते हैं, हमने कहना हो इंडिया आउटमैच्ड, इंडिया आउटमैच्ड पाकिस्तान इन द फाइनल मैच। सो मान लीजिए हमने कहना हो कि फाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान को आउटमैच किया। आउटमैच मींस परफॉर्मेंस वाइज कह सकते हैं, खेलने वाइज कह सकते हैं कि ज्यादा आगे निकल गया इंडिया। आउटमैच कौन सा वर्ड है स्टूडेंट्स? बोलो आउटमैच, आउटमैच। नेक्स्ट लिख लें आउट नंबर। नंबरिंग में किसी से आगे निकल जाना, उसे हम बोल देते हैं आउट नंबर, आउट नंबर। ओके, जैसे कि हमने कहना हो बॉयज आउटनंबर्ड, बॉयज आउटनंबर्ड गर्ल्स इन द स्टेडियम। मान लीजिए कोई मैच हो रहा था, वहां पर बॉयज गर्ल्स बैठे थे वहां पर, लेकिन स्टेडियम में बॉयज का नंबर गर्ल्स के नंबर से ज्यादा था। सो नंबरिंग में ज्यादा होना, उससे हम क्या बोल देते हैं? क्लास बोल सकते थे। अगर स्टेडियम आपको लग रहा है, क्लास बोल सकते थे आप। स्टेडियम मैंने इसलिए लिख दिया, चलो कोई मैच हो रहा था वहां पर स्कूल का, तो आउट नंबर आ गया स्टूडेंट्स। कौन सा वर्ड आ गया हमारे पास? आउट नंबर। अगला लिख लीजिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास आउटवे, WEIGH। अब यहां एक चीज आपको सिखानी है स्टूडेंट्स।
बहुत से स्टूडेंट्स इन दो शब्दों में कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। एक तो होता है वे और दूसरा होता है वेट। ये जो वेट शब्द है स्टूडेंट्स, ये है नाउन, इसका मतलब होता है वजन। इसे वजन बोल देते हैं हम, सिर्फ वजन। हमने कहना हो बैग का वजन इतना है, किसी भी चीज का वजन, द वेट ऑफ दिस बैग इज, लेट्स सपोज हमने लिख दिया 80 kg, इंग्लिश वाइज लिखा है, नॉट फिजिक्स वाइज। ओके, वे जो शब्द है इट्स अ वर्ब। वे का मतलब होता है वजन होना, इतना वजन होना। जैसे हमने कहना हो इट्स अ वर्ब, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेड, WEIHED, थर्ड फॉर्म भी यही होती है। हमने कहना हो इस बैग का वजन इतना है, तो हम कहेंगे दिस बैग वेज, WEIGHS। एस मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से लगाई है, बैग एक है। दिस बैग वेज, वे वर्ब है, 80 kg। सो वे शब्द है स्टूडेंट्स, इसे हम रब कर देते हैं। सो आउटवे का मतलब वजन में ज्यादा होना। आउटवे का मतलब क्या आ गया? वजन में ज्यादा होना। चलो इसकी एग्जांपल ये लिख लेते हैं, लिखो योर आर्गुमेंट्स, जो आपकी दलीलें हैं। ओके, सेकंड फॉर्म में लिख लेते हैं आउटवेड मींस उनमें ज्यादा वजन था। योर आर्गुमेंट्स आउटवेड हिज आर्गुमेंट्स, उसकी दलीलों के मुकाबले आपकी दलीलों में वजन ज्यादा था। एक तो हम कह सकते हैं कि योर आर्गुमेंट्स हैड मोर वेट, तोड़कर बनाएंगे तो लिखेंगे हैड मोर वेट देन हिज आर्गुमेंट्स। कोई मोर कोई देन कुछ लिखने की जरूरत नहीं, योर आर्गुमेंट्स आउटवेड हिज आर्गुमेंट्स। अगर प्रेजेंट में कहना हो यार मेरी दलीलों में ज्यादा दम है तेरी दलीलों के मुकाबले, माई आर्गुमेंट्स आउटवे योर आर्गुमेंट्स, माई आर्गुमेंट्स आउटवे योर आर्गुमेंट्स। आउटवे मींस दूसरे से वजन ज्यादा होना। हम ये भी कह सकते हैं दिस बैग आउटवेज दैट बैग, इस बैग में वजन उस बैग से ज्यादा है। सो इसी के साथ स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।